नमस्कार। हम कहाँ चल रहे थे? बिंदु क्या चल रहा था हमारा? र का संयुक्त रूप था। ठीक है। इसके बाद में आइए आप। अगला छठा बिंदु है ना? अगला बिंदु कौन सा है? सातवां बिंदु है। एक बिंदु है अपना, ये ले लीजिए आप। अनुस्वार और पंचम का लेखन। ध्यान रखिएगा, बिंदी कब लगती है और बिंदी कब नहीं लगती है। आपके लिए थोड़ा सा ये भी हम लिखते हैं कि बिंदी हम कब लिखते हैं और कब नहीं लिखते हैं। चलता ही हमारे लिए दिक्कत वाली स्थिति है। तो पहले मुझे एक बार लिखने देना आप क्या थोड़ा साथ में लिखते हो ना, तो चीजें थोड़ी सी आपकी बदलती है। ये तीन बना रहा हूं मैं, चार ही बना सकता हूं यहाँ पर। बिंदु चार है हमारे पास में, पर एक बार तीन पड़ता है इनमें। देखिए, जो पहला बिंदु है हमारा, जैसे मान लीजिए ये अनुस्वार है। अनुस्वार के ठीक शब्द के अंदर आता है ना, शब्द में। यदि जैसे मान लीजिए यहां पर अनुस्वार आ गया, बिंदी आ गई यहां पर, और इस बिंदी के ठीक बाद में यदि क वर्ग का कोई भी पंचम है, क वर्ग का कोई वर्ण है यहां पर, क वर्ग का कोई वर्ण है, तो ये जो बिंदी है, एक तो ये बिंदी में ही रहती है, और दूसरी क वर्ग का पंचम है, तो बिंदी को आप विकल्प में अंग में भी लिख सकते हो। बस क वर्ग के चार, पांचवा नहीं होना चाहिए। क वर्ग का पांचवा नहीं होना चाहिए। और इसी तरह से ये बिंदी है, बिंदी के ठीक बाद में च वर्ग का कोई वर्ण आ जाए। च वर्ग का मतलब च छ ज ज, ये नहीं आना चाहिए सामने। तो यहां पर भी बिंदी तो रहेगी, विकल्प में ये भी लिखा जाता है। बिंदी के ठीक बाद में त वर्ग का कोई वर्ण मिल जाए तो बिंदी तो रहेगी, और साथ में ये ण भी आएगा। त वर्ग आ जाए तो बिंदी रहेगी, विकल्प में आप न भी लिख सकते हो। और इसके बाद में प वर्ग का कोई वर्ण आ जाए तो बिंदी तो रहेगी, और विकल्प से आप म लिख सकते हो। ये पांच ध्यान रखना आप। बिंदी और पांच वह कब आते हैं? ये इसी परिस्थिति में आते हैं। दूसरा बिंदु है कि जैसे बिंदी है, बिंदी के सामने चाहे आपको यह मिले, चाहे बिंदी के साथ में आपको र मिले, चाहे बिंदी के साथ में आपको ल मिले, चाहे बिंदी के साथ आपको वह मिले, इनमें से कोई वर्ण मिल जाए, य र ल व, और या फिर बिंदी के सामने क्या मिले, तीनों स और ह में से कोई वर्ण मिल जाए, तो ये जो बिंदी है, बिंदी बिंदी में रहेगी, पांचवा कभी नहीं लिखा जाएगा। ये हर जगह यही रहेगी, मतलब कुल आठ है, आठ में से कोई मिले इस तरह की। इसके बाद में एक ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इनमें भी एक शब्द है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। किसमें? इसमें क्यों अकेला शब्द है इसमें? यदि शब्द के अंदर न है, ठीक है, न के बाद में चाहे य आ जाए, चाहे र आए, चाहे ल आए, चाहे वो आए, और या फिर स में से कोई आए, तीनों स में से कोई आ जाए, चाहे भले ही न हो, चाहे भले ही नहीं, रुको रुको, न किस होती है तब ये जो है वो उसी रूप में रहता है, वो उसी रूप में रहे, किसी और रूप में वो नहीं बदलेगा। तो जैसा है वैसा का वैसा लिखोगे आप इसे, चाहे किसी के सामने आ जाए, या इतने कर दीजिए, ये किसी के सामने आए, ये ऐसा ही रहेगा। ज्यादा आपके लिए वो महत्वपूर्ण है।
यदि मान लीजिए यहां पर कोई पांचवा मिल गया आपको, अब पांचवे के सामने एक यहां बिंदु ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आपको पांचवा मिल जाता है, पांचवे के सामने पांचवा आ जाए, तो यहां बिंदु ध्यान रखिए कि अब पांचवा ही रहता है अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाता। यदि आप करोगे तो शब्द अशुद्ध बन जाएगा, नहीं किया जाता है। अभी तो मैंने जो आपको पढ़ाया है ये आपके सिर्फ ध्यान में आ रहा है कि ऐसा कुछ होता है, शब्दों में आपको ध्यान रखना पड़ेगी। ये तो मैंने आपको लिखाया है कि जब आप दोबारा पढ़ोगे शब्दों को तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी ध्यान कैसे रखना है कि मैंने यहाँ लिखा क के बिंदी के बाद में क्या क वर्ग का कोई आपको वर्ण मिल जाता है, मान लीजिए जैसे एक शब्द लिख रहा हूं मैं अलंकार, अब आपको लगता है अलंकार ये सही है या अलंकार ये पांचवा सही है, ये आपके सामने स्थिति आए दोनों सही है। ये पढ़ा रहा हूं मैं आपको अब ये जो ये पढ़ाना चाह रहा हूं कि भाई बिंदी कब लगती है। देखिए ऊपर जो बिंदी लगी है उसे विकल्प में पांचवा लिख सकते हो, बिंदी आपकी सही है, बिंदी यहाँ पर सही होती है, दोनों ही सही होते हैं। जैसे मान लीजिए एक लिखते हैं आप यहाँ पर संचालन, तो संचालन जैसे ही आप ऐसे लिखते हो, और कभी कभी आपके पास ऐसी स्थिति आती है कि आप शब्दों में देखते हो कि संचालन ऐसे भी लिखा मिलता है, तो आपको लगता है कि ये कैसे लिखा गया, बिंदी के विकल्प में। देखिए बिंदी के बाद में च वर्ग का है, आप बिंदी को पांच में बदल सकते हो, किसके, च वर्ग के, इसी वर्ग के पांच में बिंदी, इसी वर्ग के पांच जो देखो क है क वर्ग के पांच में, च है तो च वर्ग के पांच में, ट है तो ट वर्ग के पांच में, त है तो त वर्ग के पांच, प है तो प वर्ग के पांचवें में रहेगी वो, जो सामने उसी के पांचवें बिंदी जाती है। जैसे आपको लिखना है खंडन, तो एक खंडन आप ऐसे लिखते हो, दूसरा खंडन आप कैसे लिख सकते हो, ख, और बिंदी के बाद में क्या है, ड है, और ड का पांचवा ट ठ ड ण है, तो आप यहाँ बिंदी को ण में भी लिख सकते हो, बिंदी को ण में लिखते हैं, ये भी सही है। इसी तरह से एक शब्द है हमारे पास में संतुष्ट, बिंदी है, अब बिंदी के ठीक बाद क्या त है, तो आप इस बिंदी को न में भी लिख सकते हो, तो ये संतुष्ट भी सही होगा। और हम लिखा यहाँ पर संपादन, या रुकिए प तो लिखते ही हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर संभाग। अब यहाँ देखिए बिंदी के बाद में क्या है, बिंदी के बाद में क्या है, प है, नहीं भ है, और भ किस वर्ग का है, प वर्ग का, और प वर्ग का पांचवा म, तो बिंदी म में भी लिखी जाएगी यहाँ पर, आप इसे म में भी लिख सकते हो। एक शब्द और देखना, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा संबंध, अब ये कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए ये बिंदी है, बिंदी के बाद क्या ब है, ब का पांचवा म, तो बिंदी को हम यहाँ पर म में लिख सकते हैं, ब गया, और इस बिंदी के बाद में द है, और द किसका है, त वर्ग का है, और त वर्ग का पांचवा न है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब समझ में आया आपके, भाई ये लिखते कैसे, जैसे मान लीजिए कई बार क्या आती, मैं ये लिखूंगा ना आप ये लिख दोगे, तो आपको ऐसा नहीं लगे कि मैं लिख रहा हूँ गलत गलत है, या फिर सर लिख रहे हैं वो गलत है, या मैं लिख रहा हूँ सही है कि ये सही है। भाई अभी मैं यदि आप मान लीजिए आपको नहीं पढ़ा हूं, तो आप लिखते समय खूब आपके सामने चीजें चलती है कि यार मैं तो ऐसे लिख रहा हूँ, ये ऐसे क्यों लिख रहे हैं। वैसे आपको एक सलाह है, बिंदी वाले को ही ज्यादा प्रयोग करें आप, या कुछ जो मानकीकरण है ना, मानकीकरण का नियम, उसमें लिखा हुआ है कि बिंदी को वरीयता दें आप। दोनों में ये आपको विकल्प, दोनों में किसी का चयन करना है इनमें से, तो बिंदी वाले को चयन करें। फिर दूसरा हमारे पास में क्या है, इनमें से कोई भी आए कोई समस्या नहीं है, विकल्प में पांचवा नहीं जाएगा, विकल्प में पांचवा नहीं होगा, तो इनके क्वेश्चन में क्या लिखना, विकल्प में पांचवा नहीं होगा, विकल्प में पांचवा नहीं। और यहां विकल्प में, यहां विकल्प में क्या होगा, विकल्प में अनुस्वार नहीं, अब आपको समझ में आएगा। और यहां विकल्प में अनुस्वार, विकल्प में पांचवा भी, और यहां पर पांचों के सामने पांचवा, तो पांचवा ही रहेगा। अब ये आप जब आगे लिखोगे, अभ्यास करोगे,
जब पूरी हम व्याकरण पढ़ेंगे तो इसमें से एक भी आपकी त्रुटि नहीं होगी। और ये मैं आपको पूरी व्याकरण पढ़ाने के बाद में जाऊँ सब शुद्धि पढ़ाऊं तब ये चीज पढ़ाऊं, तो हो सकता है कि आपके ऊपर से निकल जा चीजें। क्या इसी तो पहले पढ़ाना चाहिए था मुझे। तो जो ज्यादा प्रयोग किया जाएगा वो हम पहले पढ़ेंगे, ताकि जब आगे पढ़े तो विषय हमारा कवर होता जाए साथ में, ऑटोमेटिक साथ में हो जाएगा। अच्छा, तभी हो पाएगा जब हम चीजें पहले पढ़ेंगे। तो जैसे मैं मान ली इसका कोई उदाहरण लिखूं यहाँ पर, यहीं पर, अब मैं उदाहरण सारा यही जोड़ता हूँ। जैसे मान ली मुझे संयम लिखना है, तो मैं संयम के इस बिंदी के विकल्प में क्या नहीं लिख सकता, कोई पांचवा कभी नहीं लगा सकता, क्योंकि इसके बाद में क्या रखा है, ये रलवच कोई आए। जैसे मान ली मुझे संशय लिखना है, तो मैं संशय ऐसे ही लिख रहा हूं। अब मान ली मुझे सिंह लिखना है, तो मैं बिंदी नहीं लगा, वो बीच में ऐसा कई बार लिखते हैं ना कि सिंह करके न लिखते हैं, कुछ लोग लिखते हैं जैसे सिन्हा करते हैं, वो सिन्हा अलग शब्द है, वो सिन्हा अलग, वो सिंह ही है वैसे, पर उसको सिन्हा बोलते हैं, वो अलग शब्द है। तो ये हो गया। अच्छा, ये जो लिखते हो ना ये, कि जैसे आपने यदि सिन्हा कर दिया, तो न के बाद में पांचों तो फिर बिंदी नहीं आएगी, न के बाद में नहीं, ये ह है तो क्या नहीं आएगी, अब बिंदी नहीं आएगी। और बिंदी लिखते हो तो फिर बाद में पांचवा नहीं लिख सकते हो। तो अब सिन्हा लिखते हो तो सिन्हा में तो क्या न आता है, ये आपको लिखना आता है, पर आप सिंह को ऐसा नहीं लिखते हो कि यार सिन्हा को लिखा सिंह में क्या दिक्कत है, नहीं लिखते हो कि उसमें बिंदी आती है केवल। वहां पर वास्तव में ये बिंदी नहीं है, चंद्रबिंदु होता है यहाँ पर। ये अनुनासिकता बोलते हैं इसे हम। अब आपके ये थोड़ा आपकी लेवल से बहुत ऊपर चला जाएगा, जो आपकी शुरुआत में समझ में नहीं आएगा। ये वास्तव में यहाँ पर अनुनासिक ध्वनि है, नासिक की ध्वनि नहीं है। और हम पढ़ रहे हैं बिंदी में नासिक की ध्वनि, उसी को पढ़ रहे हैं हम। चाहे कोई आए और संसार लिखोगे, संसार ऐसे ही लिखा जाएगा, भले ही इस बिंदी का उच्चारण कैसे आए। भाई इस बिंदी का उच्चारण कैसे यार, अच्छा इस बिंदी का उच्चारण पढ़ना चाहोगे तो देखिए, यदि बिंदी के ठीक बाद में यरल व और ह है, तो बिंदी का उच्चारण आता है इस तरह से। और बिंदी के बाद में स तीनों में से कोई है, तो बिंदी का उच्चारण आएगा न जैसा। बिंदी का उच्चारण है वो न जैसा बोलेंगे हम, न बोलते न ऐसा। जैसे हम सिंह बोलते हैं, न नहीं आएगा उसमें। और संशय बोलते तो सन न की जैसी ध्वनि आएगी। बिंदी के बाद में स में तीनों समय, जैसे संसार, कोई भी स आएगा, संसार, संशय, संशोधन, न की तरह बोली जाएगी बिंदी। और यर लब ह आए तो बिंदी वह की तरह बोली जाएगी। जैसे सिंह, मतलब मेरा कहने का मतलब यहाँ पर नाक से ध्वनि कम निकलेगी, नाक और मुख दोनों से बराबर से निकलेगी। ये इसका उच्चारण है, ये हम पढ़ेंगे सब शुद्धि में जाकर उच्चारण कैसा आता है इसका। और यह हमने लिखा है कि ये वाला क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि न के बाद में से कोई भी आए, न का क्या रहेगा, न रहेगा। जैसे हमने यहां देखिए, इसके विकल्प में क्या लिख सकते हैं, बिंदु लिख सकते हैं। पर जैसे मान लीजिए अन्य आता है, मैं यहां पर बिंदी नहीं लगा सकता, यहां तो मैं बिंदी लगा सकता हूं कि वर्ग का है उसका, और यहां बिंदी लगा सकता कि वर्ग का नहीं है, तो बिंदी यहां पर नहीं आएगी, ये इसी रूप में रहेगा, अन्य हो गया। और जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा सम्यक, ये ऐसे रूप लिखा जाएगा, ठीक है, इसको आप बिंदी के रूप में लिख सकते हो। जब देखिए संबंध में म है, वो किस में लिखा जा रहा है, किस में लिखा जा रहा है, बिंदी में लिखा जा रहा है। स के बाद देखिए म भी आ रखा है, सम, पर यहां पर जिस रूप में इसी रूप में ये रहेगा। और फिर अंत में लिखा हमने ये वाला कि पांचवे के स्थान पांचवा, तो पांचवा ही रहता है, इस आप बिंदी में नहीं बदल सकते, बिंदी बदलते ये गलत हो जाएगा। उदाहरण देखना, हमारा शब्द है सन्नारी, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं सन्नारी को, बताइए आप, कब देखा आपने ऐसे लिखा हुआ, कौन सा सन्नारी लिखने बोला, कैसे लिखोगे आप, ये पहले वाले लिखेंगे। तो पांचवे के सामने पांचवा है, तो पांच रखना, बिंदी का प्रयोग मत करना, ये आपका गलत होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर एक पद है हमारे पास में वांग में, ऐसे लिखते हम, तो वांग में ऐसे लिखा जाएगा, आप इसे बिंदी में नहीं लगा सकते हो, ये वामय नहीं होता है। इसी तरह से हमारे पास में सन्मार्ग, ऐसे लिखते हो, आप इसे सन्मार्ग ये नहीं लिख सकते हो, लिखते क्या ये वाला, इसे सम्मार्ग बोलते हैं। जब आपको सम्मार्ग कब होता है, वो सन्मार्ग होता है, तो न ही आएगा, इसे बिंदी में नहीं बदल सकते आप। जब देखिए वहां वो बिंदी बदल रही है, वहां बिंदी में बदल रही है, पर यहां नहीं बदल सकते आप इसमें। पांचवें स्थान पांचवा पांचवें रहेगा। जैसे
दिंगनाथ, ये ऐसे ही लिखा जाएगा। अब दिंगनाथ ऐसे नहीं लिखोगे कि ये लिख दिया और ये कर दिया। अब मान लीजिए आपके सामने दिनांक शब्द आ गया, दिनांक, तो दिनांक में बिंदी लगाते हैं, लगाते हैं। अब देखिए इसके ठीक बाद में क्या है, क है, तो मैं इसे किस में लिख सकता हूं, क वर्ग के पांचवें में लिख सकता हूं, मैं उसे उस रूप में लिख सकता हूं, गलत नहीं है। पर हम जानते हैं, मैं आपको पहले ही कहा था कि मानकीकरण में किसको सही लेकर चल रहे हैं, वो कहता है सर्वमान्य रहेगा, मतलब एक रूप रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई विद्यार्थी संतुष्ट। अच्छा, इसमें क्या है कि ये जो तीन है ना, यहाँ तो आप क्या करते हैं कि दोनों का प्रयोग करते हैं, और इन दो में आप एक का ही प्रयोग करते हैं, किसका, इसका। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि मैंने पहले कहा ना, इनके साथ किसी स्वर का संयोग ही नहीं होता है, तो इनका प्रयोग ही नहीं करते हैं। इनका प्रयोग तभी करते हैं जब पांचों के सामने क्या हो, पांचवा हो, अन्यथा हम करते ही नहीं इसका प्रयोग, कहीं होता ही नहीं है। इस परिस्थिति में होता है कि हमारी मजबूरी है। जैसे यहां देखिए षणमास, ये षणमास ऐसा लिखा जाएगा, यानी पांचों के सामने पांचों आ गया तो आपको पांचवा ही रखना है वहां पर। आप षणमास ऐसे नहीं लिख सकते हो कि मैं ये लिख दूं षणमास यहां पर, ये, तो ये सब क्या होता है आपके गलत चलते हैं। अब ये तो चलो आप कहोगे सर हम तो लिखते हैं, हमें कहां समस्या है, समस्या आपको यहां इस शब्द में आएगी। अब जैसे ही मार्केट में जाके बोलोगे सन्यासी, लोग कहेंगे बिंदी के साथ लिखेंगे, आप कहेंगे बिंदी के साथ लिखेंगे, तो भाई सन्यासी लिख रहे हो, सन्नारी में क्या दुश्मनी है, भाई सन्नारी में कहा समस्या है, आप सन्यासी क्यों लिख रहे हो, यही तो एक रूपता है सप्तशुद्धि की, आपको सप्तशुद्धि में एक रूप लानी पड़ेगी, और ये आपका सारे सब सही है। यदि इससे आप बिंदी में भेज रहे हो तो बाकी वालों को बिंदी में भेजने में समस्या कहां हो रही है, नियम तो ये भी यहां पर लग रहा है। पर या तो, अच्छा इनमें भी क्या होता है कि पांचों को छोड़कर इस बिंदी के बाद पांचवा नहीं आना चाहिए, और पांचों के साथ पांचवा है तो पांचवा ही रहेगा, फिर बिंदी का प्रयोग नहीं होगा। पांचों को छोड़कर कोई वर्ग का आ जाए, कोई क च ट त वर्ग का कोई वर्ण आए, तो बिंदी उसी वर्ग के पांचवें में चली जाएगी, जो सामने जिस वर्ग का है ना वो ये। जैसे यहाँ पर क है तो क के पांचवें में आ गई, च का है तो च के पांचवें में आ गई, या प वर्ग का है तो प वर्ग के पांचवें में आ गई, आ गई, ये होगा। और वर्ग को छोड़कर नहीं है तो बिंदी रहेगी, और न आ जाए तो म आ जाए तो वही रहेगा, बिंदी में नहीं बदलेगा ये। यानी विकल्प में क्या लिखते हैं ये, आज ये आप लिखो एक बार।
लिख लिया, आगे लो, आगे लो। तभी तो पानीपत से ठेले के बाहर आसपास तो ये मैंने तो देखा था आपको, एक दिन तक बता रहा हूँ मैं। पानीपत से ठेला है ना, उसके पास देखा मैंने आपको। मैंने आपको देखा तो मैं आप ही का बोलूंगा। मेरी कैसी नजर पड़ गई थी। और पानीपत से ठेले के पास मेरी नजर अक्सर पड़ जाती है। मैं वहाँ थोड़ा देख लेता हूँ कि हमारे पुरुष वर्ग में कौन कितने क्या खड़े हैं। जोधपुर में क्या था कि महिला कॉलेज के ठीक पास में पानीपत से वाले खड़े रहते थे। आज भी रहते हैं, थोड़ा दूर रहते हैं हम। तो वहां पर क्या है कि जो मंचले है ना, बस उनका काम होता है पानीपत से खाना दिन में 4-5 बार। और वो भी विशेष रूप से जो कॉलेज की छुट्टी होती है तब ये होता है। तो वो कहीं लट पड़ते थे मंचलों के।
पानी तो इसलिए कई बार क्या कि सामान्य आदमी पानी 50 पर खा रहा है ना, तो भी लट का शिकार हो जाता है वो। और बेचारा कोई बिल्कुल नया आया हो, जिसको पता ही नहीं है कि यहाँ ये व्यवस्था भी है, वो भी कई बार लट खा लेता है पुलिस वालों से। तो अब कोई खड़ा नहीं रहता वहां पर। तो इसका देखिए इनमें से पंचांग का सही विश्लेषण है। परीक्षा प्रश्न बनता है ऐसा, जैसे ऐसे ही 2010 में बना हुआ है। 2010 में ये प्रश्न यही आया हुआ है, पंचांग का ही आया हुआ है। इस तरह से संबंध का भी पीछे प्रश्न बना हुआ है, रीट भर्ती में बना हुआ है, एक बार संबंध का प्रश्न बना हुआ है कि संबंध का विश्लेषण क्या होगा। वो बिंदी वाला देगा और ये पूछेगा आपसे, ये ध्यान रखना आप। ये देख करके पूछे तो विद्यार्थी पकड़ लेगा, समझ गया आप। आसान रूप में पकड़ लेगा वो उसे। पर सब देख करके इसका आपसे पूछ रहे कि इसका सही रूप बताइए आप लिख लिया तो मैं दूसरे 3 विकल्प और लिखता हूं, विकल्प एक ही लिखा अब यहां पर। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द युग्म, इन पर आपकी कैसे पकड़ है? आप इनको सीरियस लेते हो नहीं लेते हो? नहीं, आपकी पकड़ कैसी इन पर? भाई साहब आप मतलब उत्तर हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों नहीं देते हैं? मैं कह रहा हूँ इनकी तैयारी कैसी है क्या आपकी, मतलब ये बाद में पढ़ते हो पहले, मतलब पढ़ते हो क्या करते हैं आप, साथ में पढ़ते हो क्या होता है? क्योंकि मेरिट में आपको ये रोकेंगे, ये ऊपर नहीं जाना देंगे। जो अभी जिस हिसाब से हाल से पेपर बन रहे हैं ना, ये आपको रोकेंगे वहां पर। इतने सरल नहीं होते हैं वे। 30% आपका कोर्स कवर करते हैं ये शब्दावली, 5 टॉपिक। 30% कोर्स को लेकर चलते हैं वो 5। और यदि पारिभाषिक लेते हैं तो 40% आपका कोर्स कर लेते कवर वो। आ- करते हैं ये। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या है, उस हिसाब से मैं मेरी रणनीति बनाऊं तो, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। जैसे मैंने अभी तक जो बैच यहाँ पर पढ़ा है ना, उसमें इनके डब्बा गोल और क्या सबके पर्यायवाची विलोम शब्द है, पर्यायवाची विलोम शब्द है, पारिभाषिक डब्बे गोल ही इनके सब। संधि अच्छी पढ़ लेते हैं, बस हो गया संधि पढ़ने के बाद में। ऐसा ही मैं संधि केवल आपके 13 नंबर के दो समय से, ये तो 12 नंबर की या फिर 13 नंबर की संधि है। इसे पेट भरता नहीं है, बस उसे होगा नहीं। इसके बाद अगला देखिएगा, दूसरा विकल्प है ऐसे में जब भी आपको हल करना ना पेपर को, ठीक है, तो आप ऐसे दिमाग लगाओ स्वर को, सबसे पहले आप स्वर को है ना हल करो आप। ये मैं हल करने का तरीका बता रहा हूँ। इसको जब भी हल करना होता है, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, स्वर को जोड़ो आप पहले। तो स्वर को जोड़कर इन्हें बना लो आप। प बना दिया यहां पर, चा बना दिया यहां पर, ग बना दिया। और इन सब में आप ऐसा कर सकते हो, सब में ऐसा करो और फिर सबको सामने लिख लो आप। तो पता चल जाएगा कौन सा क्या बन रहा है, ऑटोमेटिक पता चल जाए आपको। तो यहां पर देखिए ये बनेगा, इसके बाद में आएगा ये,
चा, अंग और ग है। और यह के बाद में पांचवा, यह के बाद में च है उसी वर्ग का, और अंग के बाद में, यानी पांचों के साथ पांचवा नहीं है, और ना यर लव स स ह है, ना वो है। तो सीधा विकल्प में आप ये भी लिख सकते हो, पंचांग। और एक प्रश्न आपका संबंध वाले का बना हुआ है, एक है संबंध वाला बना, संबंध वाला मैंने ऊपर लिखा दिया आपको। दिनांक ही पूछा हुआ है, दिनांक वाला भी पूछा है। और बाकी जो हम नोट्स देंगे, नोट्स में आपके बहुत सारे शब्द लिखे हुए पड़े हैं, वो आपको अभ्यास रूप मिल जाएंगे उसमें। तो ये जो शब्द रचना है वो आपकी पूरी है, शब्दों को लिखते कैसे हम। इसके बाद में एक बिंदु लिखिएगा, स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण लिखिएगा। अब वैसे स्वर का जो वर्गीकरण है, हम कई आधार पढ़ते हैं। बस सारे आधार पढ़ेंगे क्या हम यहाँ पर? नहीं, हम उतने ही आधार पढ़ेंगे जितने में पाठ्यक्रम में आवश्यकता होती है। बाकी पूरी व्याकरण में सबसे जटिल विषयों में से विषय है वर्णमाला। जैसे मान लो डिप्टी जज की परीक्षा में वर्णमाला आ रखी है, वो बहुत जटिल टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक बहुत जटिल बनता है वहां पर। और मैं तो बस आपसे यही कह रहा हूँ कि यदि वो पेपर आपके सामने रहता है सिलेबस, तो वो नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें 150 प्रश्न है और अंक 200 ही है। और ऐसे के पाठ्यक्रम में 100 प्रश्न है, अंक 200 है। तो सिलेबस ऐसे ही वाला रहेगा। एक आध टॉपिक आप नीचे कर सकते हैं वो लोग, एक मानकीकरण जोड़ सकते हैं देवनागरी लिपि वाला, ऐसी मुझे पूरी संभावना है। और देश शब्द आपके हटा सकते हैं, पक्ष वृत्ति हटा देंगे। ऐसा लग रहा है कि यही कमेटी सिलेबस तय करेगी वापस, तो इसमें होने की संभावना है। तो स्वरों के वर्गीकरण में सबसे पहला जो वर्गीकरण है हम वह पढ़ेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर। स्वरों का वर्गीकरण है, हम व्युत्पत्ति के आधार पर पढ़ेंगे हम। व्युत्पत्ति के आधार पर हम व्युत्पत्ति के आधार पर पढ़ेंगे। व्युत्पत्ति का मतलब, जब देखिए मैं यहां शुरुआत कर रहा हूं, सबसे ज्यादा आधार में काम आने वाला शब्द है हमारा ये व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का मतलब होता है रचना, वो बना कैसे है। कहीं पर भी, कहीं पर भी यदि हम व्युत्पत्ति शब्द लेकर आ जाएंगे, कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से इसके कितने प्रकार है, चाहे वो संज्ञा के आ जाए, चाहे सर्वनाम आए, चाहे संधि में आए, चाहे विशेषण में आए, चाहे शब्द रचना में आए, कहीं पर भी आ जाए व्युत्पत्ति, तो इसका अर्थ निकालेंगे रचना, वो बना कैसे। कुछ शब्दावली होती है जो शुरुआत से पढ़ते बढ़ेंगे आगे हम, बार बार नहीं लिखूंगा इसके बारे में, एक बार लिखा दूंगा व्युत्पत्ति का मतलब क्या होता है। अब चाहे व्युत्पत्ति लिखूं, रचना लिखूं, संरचना लिखूं, कुछ भी लिखूं, वो सब एक ही रूप चलेगा हमारा। तो यहां लिखिए इसके आगे, व्युत्पत्ति का अर्थ होता है, व्युत्पत्ति का अर्थ होता है रचना, कॉमा, देखिए रचना या संरचना, रचना या संरचना, यानी वह बना कैसे। यानी वह बना कैसे। अब प्रश्न चिन्ह नहीं लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ तो दिक्कत नहीं है यहाँ पर। वो बना कैसे, तो जब भी बोलते हैं वो बना कैसे, तो आधार क्या होगा? व्युत्पत्ति आधार होगा हमारा। वो किसी शब्द प्रयोग में हो, किसी के प्रकार में हो। आगे लिखना है इसमें, इस आधार पर
स्वर दो प्रकार के हैं। इस आधार पर स्वर दो प्रकार के हैं। इस आधार पर स्वर दो प्रकार के हैं। डैश चिन्ह लगा दीजिएगा। दो प्रकार के हैं। पहला प्रकार है वो है मूल स्वर। दूसरा प्रकार है संधि स्वर। पहला प्रकार मूल स्वर, दूसरा प्रकार संधि स्वर है। मूल में लिखिए, जिन स्वरों की व्युत्पत्ति जिन स्वरों की व्युत्पत्ति अज्ञात है, जिन स्वरों की व्युत्पत्ति अज्ञात है, कॉमा वे मूल स्वर हैं। वे मूल स्वर है, कॉमा जो चार हैं। जो चार हैं। देखिए ये मूल है जो चार है। हमें नहीं पता ये कैसे बने, इन्हें कैसे बनाया। हम ये पढ़ते हैं कि इस तरह से बदलाव होते 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 हिंदी में इस रूप में आए। ये सबसे विकसित रूप है स्वरों का। वर्णों का जो अभी हम पढ़ रहे हैं सबसे विकसित रूप है। इतने विकसित रूप में कभी नहीं थे इस धरती पर। ऐसा कहा जाता है कि इतने विकसित रूप में ये नहीं थे। हो सकता है कि इससे ज्यादा विकसित में हो रहे हो, पर अभी जो है भाषाई दृष्टि से अभी तक कहते हैं कि जो तथ्य हमें इस धरती पर ज्ञात हुए हैं, सबसे विकसित जो रूप है भाषा का वो वर्तमान का है। सबसे विकसित है वो वर्तमान का रूप है। संधि में लिखिए, जिनकी व्युत्पत्ति, या उधर क्या लिखा, रचना लिखा व्युत्पत्ति लिखा आपने? हाँ, इधर लिखिए, जिन स्वरों की व्युत्पत्ति ज्ञात है वे संधि स्वर हैं। जिन स्वरों की व्युत्पत्ति ज्ञात है वे संधि स्वर हैं। ये कुल 7 हैं। जिन स्वरों की व्युत्पत्ति ज्ञात है, कॉमा वे संधि स्वर हैं। ये लिखना, ये कुल 7 हैं, कॉमा जो दो प्रकार के हैं। जो दो प्रकार के हैं। डैश चिन्ह लगा दीजिएगा और इसको यहां नीचे ले आइए आप। नीचे ले आइए मतलब दो टुकड़े कर देना बस, ये पूरा हो गया। ये इतना ही है। अब इनका जो पहला प्रकार है वो है दीर्घ स्वर। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं कि देखिए ऊपर लिखा हमने संधि स्वर, तो संधि में काम आएंगी ये। पूरी स्वर संधि नहीं पर चलेगी। पूरी स्वर संधि संधि स्वर पर चलेगी। क्यों? संधि में क्या होता है, जोड़ के एक बनाना, और जोड़ के एक बनाना व्युत्पत्ति है। तो जो संधि है वो व्युत्पत्ति का विषय है। वो किसका है? शब्द व्युत्पत्ति का विषय, शब्द रचना का विषय है, जिसमें वर्णों का योग होता है, वर्णों का मेल होता है उसमें। और दूसरा जो प्रकार है वह है संयुक्त स्वर। सॉरी, दूसरा प्रकार है वो है संयुक्त स्वर।
दीर्घ में लिखिएगा, थोड़ी परिभाषा थोड़ी बारीकी वाली हो, ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ दीर्घ लिखा हमने। देखिए जिन स्वरों की व्युत्पत्ति, भाई ऊपर लिखा देखिए संधि में हमें इनकी व्युत्पत्ति ज्ञात है, ये लिखा ना। तो ज्ञात कैसे है? जिस तरह से हमें ज्ञात है उस तरह से दो प्रकार बन जाते हैं। तो देखिए जिन स्वरों की व्युत्पत्ति दो, जिन स्वरों की व्युत्पत्ति दो समान मूल स्वरों, दो समान मूल स्वरों के योग से हुई है। दो समान मूल स्वरों के योग से हुई है। समान मूल स्वर को रेखांकित करना आप। जिन स्वरों की व्युत्पत्ति दो समान मूल स्वरों के योग से हुई है, कॉमा, वे दीर्घ स्वर है, जो तीन है। जो तीन है। देखिए एक तो यह है, अ के सामने अ, तो आ बना। दूसरा ई है। देखिए मैं तीर उल्टा ले रहा हूं, तीर उल्टा लिया है, सीधा नहीं है। सीधा लेओगे तो गलत लिख रखा आपने। सीधा लेओगे तो रचना हो जाएगी, नहीं पीछे हो जाएगा। हम बना कैसे ये पढ़ रहे हैं, तो बनने के लिए तीर में नीचे ऊपर ले रहा हूं। तो आपको क्या ध्यान रखना होंगे, ये तीन कौन से हैं? तीन कौन से हैं? दीर्घ स्वर है, आ, ई, उ। और ये तीनों एक दीर्घ संधि में आते हैं। दीर्घ स्वर के नाम से ही दीर्घ संधि का नाम पड़ा हुआ है, इन्हीं कारण। इसमें लिखिए, तीर उल्टा मत ले, आप तीर सही करो। ये तीर इधर भेजो आप। रचना पढ़ रहे हैं, इनसे ये नहीं बन रहे हैं। देखो सुनो, हम इनसे खोल नहीं रहे इनको, हम इनको बना रहे हैं। ये थोड़ा मेरा पढ़ाने का तरीका रहता है, ये अभी आपको तकलीफ देगा, पर जब दोबारा पढ़ोगे ना तब आपको तुरंत दिमाग में चलेगा ये। तो जैसे मैं लिखा था ना तीनों, वैसे ध्यान रखें आप। ये साइकोलॉजिकल तरीके से लिखाता हूँ मैं चीजों को, जो दोबारा पढ़ोगे ना तब आपके लिए बिल्कुल आसानी से भेजम बैठ जाएंगी। और इस तरफ लिखिए, जिन स्वरों की व्युत्पत्ति दो भिन्न स्वरों के योग से हुई है। जिन स्वरों की व्युत्पत्ति दो भिन्न स्वरों के योग से हुई है। दो भिन्न स्वरों के योग से हुई है। जिन स्वरों की व्युत्पत्ति दो भिन्न स्वरों के योग से हुई है, कमा, वे संयुक्त स्वर है। वे संयुक्त स्वर है, जो चार है। जो चार है, ए आई ओ औ। अब ए की जो रचना है वो हो रखी है ए के साथ में ई के मिलने पर। भिन्न मतलब, अच्छा कहीं कहीं ये लिखा होता है कि दो भिन्न मूल स्वरों के योग से हुई है। दो भिन्न मूल स्वरों, तो फिर दो अथवा अधिक लिखना पड़ेगा यहाँ पर। दो अथवा अधिक लिखना पड़ेगा यहाँ पर, यदि भिन्न मूल स्वर का जिक्र कर रहे हो इसकी परिभाषा में, तो दो अथवा अधिक भिन्न मूल स्वर लिखना पड़ेगा। फिर तीन मूल स्वर मानना पड़ेंगे यहाँ पर आपको। पर हम जानते हैं तीन की मानने की व्यवस्था हमारे अंदर हिंदी में नहीं, हमारे अंदर दो ही मानने की है। देखिए अ के साथ में ई, यहां पर क्या हुआ कि अ के सामने अ, और हम जानते हैं कि अ, ई, उ और री ये तीन मूल है। यदि ये समान मिल जाते हैं, समान आ जाते हैं, अ के सामने अ, ई के सामने ई, उ के सामने उ, तो बन जाता है दीर्घ। समान है तो दीर्घ। और यहीं पर ये भिन्न आ जाते हैं कि अ के सामने ई, अ के सामने उ, तो ये बन जाएंगे आपके संयुक्त बन जाएंगे। अ के सामने ई, ए। अब यहां पर वास्तव में क्या होता है, यहां पर अ के साथ में अ, ई, इस तरह से बनता है ये।
दो अ आते हैं, फिर एक ई आती है, तब क्या रचना होती है। तो इस ई और अ के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, हम ए लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं। तो इसकी रचना क्या बन जाएगी, फाइनल जो सूत्र बनता है अधन ए, भाई अधन ए, और इसकी रचना होती है अ के साथ में ऊ के मिलने पर, बन गया ओ। और हम जानते हैं कि अ के सामने अधन ऊ मिल जाए एक बार फिर, तो सूत्र आपको ये लिखना पड़ेगा, यहां पर आ जाएगा अधन ऊ बराबर ओ। तो यहां से अ कत रहेगा अ, और इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओ। तो यह आ जाएगा ओ बराबर बनता है औ। तो रचना सीधा ध्यान रखिएगा कि अधन ई बराबर ए, और अ के साथ फिर ए जोड़ दो, बन जाएगा आई। अधन ऊ बराबर ओ, और इस अ के साथ वापस ओ जोड़ दो, बन जाएगा औ। यहां पर एक तो जोड़ो इनको, सबके साथ अ रह रहा है, इन संयुक्त के साथ में सबके साथ पहला स्वर क्या है, अ रह रहा है। अब दीर्घ स्वर का जो प्रयोग होता है सीधा सीधा दीर्घ संधि में होता है, सीधा दीर्घ संधि में होता है, ये कथन है आपके लिए। और संयुक्त स्वर का जो प्रयोग किया जा रहा है वहां पर गुण और वृद्धि दोनों संधियों में होता है। गुण और वृद्धि में सीधे सीधे संयुक्त स्वर आते हैं। ए ओ गुण संधि है, और आई औ वृद्धि संधि होती है। तो एक कथन ध्यान रखना, कथन है ना परीक्षा में, जैसे दो एक या दो प्रश्न आते हैं कथन में। अब कैसे वर्णमाला हम ये चीज नहीं पढ़े, मान लीजिए यदि हम इस वर्णमाला को नहीं पढ़े, तो वर्णमाला तकलीफ कहां देगी हमें, संधि में जो कथन बनाएंगे तब हो सकता है हम तकलीफ कहते बाहर भी कर दे, वो हमारा प्रश्न गलत करवा सकती है, या हमें विचलित कर सकती है कि ये पढ़ा ही नहीं है, संधि में कहां से आ गया इसने। संधि में नहीं है, वो कनेक्ट करता है शब्दों को, विषय को कनेक्ट करता है, इसको करेगा वहां पर और प्रश्न बना लेगा। ऐसे पीछे प्रश्न बने हुए हैं आपके संधि के कथन में, प्रश्न बने हुए, और विशेष रूप से अयदि संधि के रूप में दो कथन बन चुके हैं। तो अयदि संधि में क्या होता है कि उदाहरण होते हैं गिने चुने, 5 10 15 उदाहरण है केवल, तो विद्यार्थी घोट लेता है उसे, तो उसके बाद बचता क्या है, फिर वो क्या करता है, चीजों को घुमा करके कथन बनाता है। जैसे दो पीछे कथन के प्रश्न आपकी अयदि संधि में आ चुके हैं। अच्छा, इसमें एक और है कि अदन, हमने ये ले लिया, हमने ये ले लिया, हमने ये ले लिया, हमने इसका दीर्घ स्वर क्यों नहीं बनाया। फिर मूल 4 है तो दीर्घ स्वर भी 4 बनने चाहिए, ये तो सीधा सिद्धांत है। जब दो समान मूल स्वरों के योग से बना रहे हो तो देखिए, री के सामने यदि आप री लेकर आते हो, री के सामने यदि हम री लेकर आते हैं तो एक री बनती है। अच्छा, इसको लिखने का तरीका ये री है, इस पूरी री को मुझे सही लिखना हो तो मैं ऐसे लिखता हूं, ये तीर तरह बना दिया, तरह के बाद में एक तीर ऐसे लेके जाओ और इसको ऐसे कर दो आप, यानी उल्टा ट कर दो आप, बराबर उल्टा ट कर दीजिए, बन जाएगा ये भी यहां पर री है, और उल्टा ट कर दीजिए, हो गया। अब इन दोनों का जब योग होता है तो बड़ी री बनती है। यहां तक तो क्या होती है, ये री समान रहती है। फिर जो इस री की जो मात्रा होती है, मात्रा होती है वो आपकी यहां लिखी जाती है, वो यहां लिखी जाती है, तो री बड़ी बन जाती है। ये तो होगी छोटी और ये हो जाएगी री बड़ी, इतना ही फर्क होता है। और ये री हमारे यहाँ पर नहीं है हिंदी में, हिंदी ने इस री को नहीं अपनाया। क्यों नहीं अपनाया, जो री है वो अकेली भी है और वो भी शुद्ध रूप में नहीं है, अशुद्ध है। इसलिए मैंने शुरुआत में शुद्धता पढ़ाई आपको ध्वनियों की, ताकि पता रहे कि हाँ ये अशुद्ध है हमारे पास में। इससे बोलते कैसे है, री के साथ में, तो इसको कैसे बोलोगे, री री, भाई पहले से ही अशुद्ध पड़ी है ये, और ये कह रहा है कि इसका दीर्घ उच्चारण करना आपको, और री का दीर्घ उच्चारण करेंगे तो इसका हो जाएगा, भाई इसका हो जाएगा, और ये हम जानते हैं होता नहीं, ये री हमारे पास कहीं आई नहीं है। ये तो वैसे लौकिक संस्कृत में भी अंतिम दौर में खत्म हो गई थी ये। लौकिक संस्कृत है, देखिए जो हम भाषा पढ़ते हैं तो सबसे पहले वैदिक संस्कृत आती है, जिसमें आपके वेद लिखे गए हैं, जिसमें वेदों की रचना हो रखी है। वेदों के बाद में, वैदिक के बाद में लौकिक संस्कृत आई है, जिसमें आपकी रामायण है, महाभारत है, ये लिखी हुई है। इनमें भी कहीं कहीं आपके छुटकर री मिलती है, ये कहीं कहीं, बाकी इनमें भी री नहीं है। री कौन सी इनमें भी, अकेली है केवल। तो संस्कृत में भी लोग कहते हैं संस्कृत में है, संस्कृत में वैदिक संस्कृत के पास में है उधर,
ठीक है, उधर प्राकृत जो आज भाषा बनती है आगे उस तरफ ये री है ही नहीं। तो री भी क्या रही है, संस्कृत में भी लौकिक संस्कृत जिसमें बच्चों को पढ़ाते हैं, या था ना रीट में संस्कृत आ रही है सर, ऐसे बोलते हैं ना, वो लौकिक संस्कृत आती है, वैदिक संस्कृत नहीं पूछते उनसे, वैदिक संस्कृत उनसे नहीं पूछते, उनसे केवल लौकिक संस्कृत के बारे में पढ़ा जाता है और वो उसी को पढ़ते हैं। तो इस संस्कृत में भी वैदिक संस्कृत थी, लौकिक संस्कृत नहीं थी, तो हिंदी में होने का सवाल ही नहीं होता इसका। इस तरह से हम संस्कृत में बढ़ते हैं, तो संस्कृत में एक लृ स्वर और मिलता है। संस्कृत में मूल स्वरों की संख्या वो 5 है, हमारा कितनी यहां पर 4 है, और संस्कृत में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3, एक तो ये आपकी 4 हो गई, और देखिए एक ये भी है संस्कृत में, एक ये भी है कि लृ के साथ में लृ मिलती है तो बड़ी लृ बनती है, ये वाली, ये हिंदी में नहीं है, हिंदी में कोई नहीं है, ना तो ये है ना ये है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए संस्कृत में जो स्वर थे वही उन्हीं स्वरों को हमने हिंदी में अपनाया है, नहीं, हमने दो स्वरों को हिंदी में, दो स्वरों को नहीं अपनाया, जिसमें एक तो अपनाया है तो केवल लिखित रूप अपनाया हमने, एक केवल इसको अपनाया इन पूरे में से। ये आपके देखिए 1 2 3 और 4, 4 अलग थे जाते, और हमने कितने अपनाए, एक ही इसको अपनाया, केवल 3 छोड़ दिए। अब बताओ स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो संस्कृत में स्वरों की संख्या हिंदी में अलग वर्गीकरण है दोनों का। जरूरी नहीं कि जो हमारे पास वर्णमाला है वही संस्कृत में वर्णमाला थी, वहां पर थोड़े भिन्न वर्ण मिलते हैं हमें, और वैदिक में तो और भिन्न मिलते हैं हमें, वैदिक में तो और भी भिन्न रूप मिलते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना कि कोई आपको कह दे कि सर री बड़ी भी होती है, वो हिंदी में मान्य नहीं है, हिंदी में केवल ये 3 है, यही मान्य है। और फिर इनमें आपको ध्यान रखना है कि दीर्घ स्वरों का प्रयोग है वो दीर्घ संधि में होता है, और संयुक्त स्वरों का प्रयोग गुण और वृद्धि संधि में होता है, संयुक्त प्रयोग गुण और वृद्धि में होता है यहाँ पर। यानी एक ये और ये एक ये, जो सीधी रचना है वो तो होता है गुण में, और रचना के बाद रचना है वो होता है आपके वृद्धि में होता है। और वृद्धि केवल कहते हैं अ की एक की वृद्धि करते हैं केवल। यानी देखिए यहाँ पर अधन अ सिद्ध है तो एक गुण संधि है, अधन उ सिद्ध है तो ओ है। अब स्वर की वृद्धि करते हैं, ये हमने स्वर की वृद्धि कर दी, वृद्धि कर देगा वृद्धि संधि बन जाएगी। इसमें क्या होता है, इन दोनों को मिलाकर हम तो करते हैं ए, भाई मान लिखना पड़ता है, जब प्लस आता है तो गणितीय मान लगता है वहां पर, तो अधन ए बराबर बनता है, हमने इसको आई बना दिया, इसे कहते हैं वृद्धि हो रखी है। और जिस आप रचना पढ़ते हो ना, ये रचना की रचना करते कैसे हैं, देखिए मैंने लिखा यहां पर अ, फिर लिखा मैंने यहां पर ई, फिर लिखा यहां मैंने यहां पर उ, फिर लिखे मैंने यहां पर री, फिर लिखा मैंने यहां पर ए, ठीक है, फिर लिख रहा हूं मैं यहां पर ओ, यही तो है। अब इनकी रचना आप करो, रचना वास्तव में रचना कैसे होती है, अब तुम क्या सूत्रों से पढ़ते हैं कि लो ये हो तो ये कर लो, ये हो तो ये करो। रचना क्या करते हैं कि जो अ है इसके साथ में पाई है, ये क्या है, पाई है, एक है मतलब अकेला अ है, इसलिए कहते हैं ये अ है। अ के 3 रूप माने गए हैं, अ के 3 रूप मानते हैं हम, एक तो हम अ मानते हैं, दूसरा हम आ मानते हैं, और तीसरा हम प्लुत मानते हैं। इसे कहते हैं अस्वर के 3 रूप होते हैं। यदि रूप पूछते हैं ना अ के, तो 3 रूप मानने पड़ते हैं वहां पर। ऐसा ऐसा प्रश्न मिलता है जैसे सेकंड ग्रेड में यदि हम पढ़ते हैं ना, यहाँ पर हमारे सामने प्रश्न मिल जाता है। फर्स्ट ग्रेड में जो वर्णमाला तो है नहीं, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में वर्णमाला है, जैसे हिंदी में वहां मिल जाता है, जैसे डिप्टी जल में वर्णमाला है तो वह हमें ये मिल जाता है। ऐसा प्रश्न मिल सकता है कि अ के रूप होते हैं 3। अब ये तो जो पढ़ता है उसको पता होता है, और ऐसे में अ का रूप क्या होता है, लोग बोलेंगे 2, ये तो अ नहीं, एक उसकी मात्रा। अब अ की मात्रा होती नहीं है भाई, अ की मात्रा होती नहीं है, तो कहते हैं कि ये तो है मूल, ये है दीर्घ जो बनाया भी आपने, अ का दीर्घ है कि नहीं है, अरे अ का ही तो है, अ के सामने अ तो अ का रूप बनाइए, तो अ का दीर्घ, और एक होता है प्लुत, बोलता मैं ऐसे, जो राग निकालने में बोला जाता है। तो 3 रूप बनते हैं किसी अकेले अ के, और कहते हैं प्रत्येक मूल स्वर के 3 रूप बनते हैं, प्रत्येक मूल स्वर के 3 बनते हैं, एक तो वो ह्रस्व है मतलब मूल है वो, दूसरा उसका दीर्घ बनेगा, और तीसरा उसका प्लुत बनता है। प्रत्येक मूल के 3 बनते हैं, वो ज्यादा कंसेप्ट इतना ही पढ़ना होता है, वर्णमाला इतना पढ़ते हैं, ये चीज
तो ये है, हम कहते हैं कि एक डंडी मैंने पाई बोलते हैं, पाई, एक पाई मतलब होता है। हो गया। हमें इस एक पाई को, मैंने कहा के सामने है, तो फिर मुझे ये लिखना चाहिए भाई, जो वर्णमाला जो थी ना, वर्णमाला, वर्ण कौन से, अंग्रेजी वाले ABCD जो लिखते हैं ना, उसके अनुसार तो हमें ये लिखना चाहिए आ। पर हम जानते हैं हम इसे अक्षर रूप में लेकर आते हैं। तो क्या करेंगे कि इस के साथ में जोड़ने के लिए हमने क्या करते हैं, हम कहते हैं कि इस के साथ में एक बार जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, आ बनेगा। तो को तो हम रखते हैं यहां पर। दूसरा क्या करते, अरे के साथ में जोड़ते हैं, एक इसका मतलब है, एक में इसका और उठा लूंगा, ये रूप तो मैं समान रख दूंगा, ये उठा लूंगा ये वाला, तो किस क्या बन गया, आ। इससे बोलते रचना। ऐसे नहीं धन और आ बन गया, मुंह उठाया बोल दिया रट, इसको रट्टू बाजे, ये रचना होती है। रचना में आपको मात्रा ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये जो पाई होती है वो होता है। पाई क्या होता है, दो पाई मतलब आ, दो पाई का मतलब आ। अब व्यंजन में क्या होता है कि अक्षरात्मक लिपि में व्यंजन को हलचन के साथ लिखते हैं हम। तो फिर को क्या कर दिया कि का तो काम कर दिया हमने यहां से हलचन को हटाने में, और जो ये पाई है ना, ये इसको कर दिया इसकी मात्रा, इसकी मात्रा। और की मात्रा हमने मानी नहीं। क्यों नहीं मानी, को मान लिया हलचन हटाना है, बस इतनी ही हिंदी में गड़बड़ होती है पढ़ते समय। और जो ये समझ लेता है ना, उसके बाद में कहीं दिक्कत नहीं आती, मात्रा में बने कैसे कहीं दिक्कत नहीं है। कैसे, जैसे मान लीजिए ई है, ई हो गई, और मैं कहता हूं ई के सामने ई हो गई, हो गई ई के सामने ई। तो अब क्या करूं, ये तो ई है, और इस ई की मात्रा क्या लिखते हैं, और मात्रा ये वाली मात्रा है या फिर ये वाली मात्रा है, ये बताओ आप। पहले वाली मात्रा, इस ई की मात्रा कौन सी है, छोटी वाली की, पहले वाली। तो क्या करते हैं, जब बड़ी बनेगी ना इसके आगे, मैं कहूं बड़ी, तो हम कहते हैं ई के सामने ई, ई के सामने ई, तो बड़ी क्यों बनी, तो ई के सामने ई बनेगी तो बड़ी, ये ई तो रहेगी। फिर दूसरे देखिए, ये ई तो हमने यहां पर रख दी। दूसरी क्या करते हैं, इस ई को कैसे लिखे फिर अब, तो क्या करते हैं, इसकी जो मात्रा है ना, ये इस मात्रा को सिर्फ लिखता है यहां पर, बड़ी नहीं। इसका मतलब नीचे छोटी है और ऊपर छोटी ई है, दोनों ई को रखा, पर जगह के वजह से हमने क्या कर दिया इसको, भाई क्या इसकी मात्रा रूप है ना, ये इसको रख दो ऊपर बड़ी बन जाएगी। ये रचना है हमारे सामने। तो ई के सामने जब भी हम ई बनाएंगे तो इसकी मात्रा लेंगे, और मात्रा में भी सिर होकर के ऊपर वाला, नीचे हमने क्या ये कर दी और इसके ऊपर ये रूप किया, तो ये ई आपकी बन रही, ये है रचना। इसलिए कहते हैं सिद्ध है कि ई के सामने ई से ई ही बनाई लोगों ने। और हम यहां पर आते हैं ऊ। तो देखिए ऊ और ऊ के सामने ऊ करते हैं, तो बताओ इस ऊ की मात्रा क्या होती है, हम जानते हैं इस ऊ की मात्रा ये है, इस ऊ की मात्रा ये है। तो जैसे कैसे, अब तो र के साथ कैसे लिखते हैं, अरे भाई इस ऊ की मात्रा ये है, अरे रुको रुको रुको, इस ऊ की मात्रा क्या है, एक ही तो है, मात्रा ये है इसकी, एक तो ये लिखी हमने। एक र के साथ कैसे लिखते हैं हम, र के साथ हम ऐसे लिखते हैं। तो क्या करते हैं कि इस ऊ के सामने ऊ मिलाएंगे, तो ऊ तो लिखेंगे हम यहां पर, देखिए ऊ तो हम लिख देंगे पहले वाला। दूसरे में क्या करते हैं, जो मात्रा है ना ये वाली, जो इसकी र के साथ लिखते हैं, ठीक है, इसी को हम यहां लिखते हैं और बन गया बड़ा हुआ। तो इसका मतलब एक तो ऊ है और दूसरा भी ऊ है, जो किस रूप में आ रखा है, वो उसकी मात्रा रूप बना करके दोनों को जोड़ के हमने एक बड़ा रूप बना रखा है। और री देखिए, ये आपकी री हो गई है। अब मैं कहता हूं री के सामने यदि री आ जाती है तो बड़ी बनती है, तो इसकी मात्रा क्या है, ये वाली होती है। तो अब यहां पर क्या करूंगा, जैसे ये री, सही री लिखने के लिए तरीका बताया था अभी आपको, ये सही है। तो अब क्या करूंगा, इस री को बड़ा रूप बनाना, तो ये री तो मैं ले लूंगा पहले, ये ले ली, ये होगी। अब क्या करूंगा, इस मात्रा को मैं यहां पर जोड़ दूंगा तो बन जाएगी बड़ी। इसे बोलते हैं रचना। रचना विषय ना ऐसा बना हुआ है, ऐसा नहीं है धन बराबर आ बनता है। हाँ, वो आज तक पता नहीं चला कि आ बना कैसे, आपको नहीं चला पता कभी, ई धन ई बनी कैसे, मुंह के बोल दिया, ये मुंह के नहीं है, ये इस रूप में बनते हैं तब जाके रचना, इसे बोलते रचना हम। और ये हम आपको नहीं पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाएं भाई, हर कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है, किसी पल्ले नहीं पड़ती कि बनता कैसे ही चीजें, और ना आपको चीज कहीं लिखी हुई मिलती है, ये चीज कहीं लिखी हुई नहीं मिलती है। अब देखिए के सब, अच्छा ये कैसा बना हुआ है, अदन अदन ई। और अभी मैंने आपसे कहा था कि ए कैसे बनेगा, तो मैंने कहा था कि के सामने, ठीक है, एक बार और ई वृद्धि कर दी हमने किसकी,
इस अ की, और इसके स्थान पर क्या कर दिया हमने, ए कर दिया हमने। तो फिर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए करते हैं यहां पर, और इसके ऊपर क्या करते हैं, ए की मात्रा कितनी होती है, ए की मात्रा कितनी है, ए की है, बस ए की है करते हैं। इस मतलब इस ए के साथ में वापस इस ए की मात्रा लेकर क्या कर दिया, इसको आई बनाया, मतलब रचना इसी के साथ रखी है, केवल ए की वृद्धि की इन्होंने। और यहां पर आइए, इस साथ क्या करेंगे भाई, इसकी रचना किससे हुई है, अ के साथ में उ मिले से हुई है, और इसकी रचना होती है अधन उ के, और हम कहते हैं अगला कि अधन उ, और ये मिलकर बनता है ओ, और ओ की मात्रा ये वाली हो गई। तो एक तो ओ के साथ में यही है, ये तो ओ हो गया, और फिर क्या करता है, एक इसको उठाता है ऊपर से, और फिर एक इस ओ की मात्रा है, इसको उठाते हैं और यहां लगाते हैं, क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। ये रचना कर रखी है स्वरों की। तो अ, आ, ई उ ये हिंदी में है नहीं, हमने हटा दी, और एक लिरित थी उसके बाद पढ़ना ही नहीं है, वो भी हमने हटा दी, और ए आई ओ, इसे कम क्यों किया, क्योंकि ये शुद्ध रूप में नहीं आई है, ये भी आई है, जो भी अकेली आई है अशुद्ध रूप में। ये आपके स्वरों की रचना होती है इसमें, तभी हम जाके जाके पढ़ेंगे संधि, तो संधि में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब संधि में क्या होता है कि ये सूत्र नहीं लगाते हैं, संधि में सिर्फ ये सूत्र लगता है, अधन अ बराबर आ बनता है, अधन ई बराबर ए बनता है, और अधन ए बराबर आई बनती है। इसमें भी कहा गया है संधि में कि ह्रस्व या दीर्घ स्वरों का मेल होता है तो दीर्घ होता है। तो संधि में क्या होता है कि रचना और मात नहीं बोलने का तरीका, दोनों नियम साथ लगते हैं, फिर सूत्र बनता है संधि का। फिर उसमें भी दोनों साथ में लगते हैं, इसके बाद में अगला सूत्र है वो लगेगा, उसके बाद में बढ़ते हैं। आप चाहो इसको लिखना चाहो तो मैं लिखा दूं आप इसको, भाई ये जो तरीका है मैं लिखना चाहो, या फिर ऊपर ध्यान रखोगे वो ध्यान रह जाएगा आपको, ये ध्यान रह जाएगा, ये लिखोगे, ठीक है। तो फिर लिखने का तरीका बदलना पड़ेगा इसमें, नहीं ये तो समझाने के लिए था, अब मैं लिखा देता हूँ इसको आपको। तो एक ही पंक्ति में लिखना कोशिश करना। ये शॉर्ट लिखूं वो पहले वाला लिखूं, शॉर्ट लिखूं पहले लिखूं, नहीं जो पहले लिखा वो लिखूं या शॉर्ट लिखूं, ये सही है ना। तो इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने ये उठाई है, ये नहीं लेगा अब, ये 20 बार लेता है, इस बार लेता ही नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, ऊ के सामने ये ऊ है, ये बड़ा ऊ है, बड़े ऊ में ऊ तो है, और साथ में अब आ जाएगा आपके समझ में, ऊ के बाद में री है, री के साथ में बड़ी री हमारे पास है नहीं, नोट के नीचे लिखा दूंगा, नोट करके जो स्वर है वही लिखना है। फिर हमारे पास में ए है और आई है, तो आई लिखने के लिए क्या करते हैं, अदन, ऊपर ए की मात्रा लग जाएगी, फिर है ओ, और औ लिखते हैं, तो अ के साथ में
हो गया। अब एक बार नोट लिखिए यहां पर, संस्कृत में मूल स्वर के रूप में, संस्कृत में मूल स्वर के रूप में लृ, लृ लिखा, इसको लृ बोलते हैं, ल के साथ लृ, लृ भी स्वर था। संस्कृत में मूल स्वर के रूप में लृ भी स्वर था, लृ भी स्वर था। और दीर्घ स्वर के रूप में, और दीर्घ स्वर के रूप में, दीर्घ स्वर के रूप में ये लिखना, इसको बोला ही री जाएगा। दीर्घ स्वर के रूप में, यानी री बड़ी और री बड़ी, भी थे, लिखो भी थे, भी थे। ये तीनों, तीनों कौन से, ये तीनों, देखिए ये तीनों, रुको, ये तीनों री, लृ, लृ, ये तीनों री बड़ी वाली और लृ, लृ हिंदी में प्रचलित नहीं है, हिंदी में प्रचलित नहीं है, हिंदी में प्रचलित नहीं है, क्योंकि इनका शुद्ध उच्चारण, क्योंकि इनका शुद्ध उच्चारण करना संभव नहीं है, क्योंकि इनका शुद्ध उच्चारण करना संभव नहीं है। मतलब हिंदी में इन्हें बोला ही नहीं जाएगा तो लिखेंगे क्यों हम इन्हें। चलो री लिख रहे हैं तो वो अशुद्ध रूप में बोली तो जा रही है, और हिंदी में री का प्रयोग एक ही जगह पर कंफ्यूज होता है, बाकी होते नहीं इसमें। तो देखो इसमें आगे ध्यान रखना, जैसे मार्केट में कुछ पुस्तक हैं जो आप पढ़ोगे, देखो आपके सामने आ जाएंगे, यदि आप दिल से किसी चीज की तैयारी कर रहे हो और वैसे पागलपन की तरह पढ़ते हो, मतलब जो मिले एक बार सॉल्व करते हैं, तो चीजें आपके सामने आती है। तो कई बार क्या होता है कि ये चीज आपके सामने आ सकी है कि लृ धन आकृति बराबर क्या बनेगा, लृ धन आकृति बराबर क्या बनता है। बिहार के विद्यार्थियों के सबसे ज्यादा ये मिलती है, उनके अंदर एक पुस्तक चलती है, जैसे मैं नाम नहीं लूंगा कि ऑन रिकॉर्ड पढ़ा रहा हूं, तो एक पुस्तक है जो बिहार में बहुत ज्यादा चलती है, वो बिहार के विद्यार्थियों में, हर विद्यार्थी के पास मिल जाती है वो। उनके साथ में क्या ये उदाहरण लिखा है उस पुस्तक में, मेरे पास पढ़ाने का अनुभव में जो विद्यार्थियों के जो प्रश्न आए, तो बिहार वाले जो विद्यार्थी हैं, उनके प्रश्न इस तरह आए कि सर इसका क्या होगा बताइए आप, आपने कहा कि है नहीं तो फिर ये क्या है। ये उस पुस्तक वाले ने गलती से लिख रखा है। अब होता है क्या कि वो क्यों ध्यान दे आप उसको, क्या करना भाई, जिसकी किताब बहुत ज्यादा बिक रही है वो क्यों लोड ले। तो विद्यार्थी को दिक्कत नहीं, परीक्षा में प्रश्न नहीं आता इसका, कभी आएगा भी नहीं। ये संस्कृत का रूप है। संस्कृत में, हिंदी में क्या होता है कि इसमें लाकृति बनता है, इसमें ये लाकृति बनता है। होता है क्या है कि ये जो लृ है ना, ये ल में होती है परिवर्तन। जैसे हम पढ़ेंगे यण संधि का उदाहरण बनता है ये। तो जो री है, ये री का परिवर्तन होता है र में, और लृ का परिवर्तन होता है र में। ये स्वरीय रूप बनते हैं, हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो जो आपके ये स्वर बनते हैं कि य, र, ल, व, ये मूल स्वरों को ही की क्या है, स्वरीय रूप बोलते हैं इनको हम। मूल स्वरों के ही अर्ध स्वर रूप है ये। मूल कौन सा, ई,
री, ली, उ, ये तीन तुम्हारे पास है ना, ई, उ और री, तीन है। और संस्कृत के मूल कितने हो गए? 4 हो गए। तो संस्कृत से हिंदी वर्णमाला हमारे पास सही है, तो ये। तो संस्कृत में वर्णों का क्रम ये है कि ये है नहीं, संस्कृत वर्णों का ये नहीं है कि ई, उ, री और ली, ये है। तो संस्कृत वर्णमाला पढ़ते हो ना आप, तो फिर आपको वर्णमाला में य, व, र, ल ऐसे पढ़ना पड़ता है, क्योंकि य के बाद में संस्कृत में व पढ़ना पड़ता है। हम क्या पढ़ते हैं? य, र, ल, व। हम क्यों पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं उच्चारण स्थान की वजह से। उच्चारण स्थान कैसे? जैसे देखिए, हम जैसे बोलते हैं तो बोलते समय हम क्या करते हैं, जैसे हमारा ये कंठ है, ठीक है, और ये यहाँ पर तालु, ये यहाँ पर मूर्धन, यहाँ पर ये दंत, और यहाँ पर अंत में ओष्ठ, अंत में ओष्ठ है। तो जैसे आप ये पढ़ते हो, संस्कृत 5 क्यों हुए? मूल 5 थे ना, 5 थे, 4 थे, 5 थे। कंठ से अ मूल, तालु से ई मूल, इससे री मूल, और इससे ली मूल, और इससे उ मूल। तो संस्कृत में जितने स्थान है उतने ही मूल बनाए गए थे। पर हिंदी में क्या हुआ? हिंदी में ये आया नहीं है, इसलिए हिंदी में कोई दंतीय नहीं बनता, हमें कोई दंतीय मिलता नहीं। ये वर्गीण हमारा अगला वर्गीण आएगा, ये वर्गीण है, ये आगे मैं पढ़ूंगा आपको। दंतीय नहीं मिलता, यानी कंठ से बोलते हैं। तो ये था, ये तो है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान, हिंदी में जो वर्णों का क्रम है वो उच्चारण स्थान से हुआ है। यदि री हमारे पास शुद्ध मिल जाती तो हम वर्णों कैसे बोलते हैं? अ, ई, री और उ, और लरी भी आ जाती, हिंदी में आ जाती, तो उसको लरी बोलते हैं हम। तो हमारा क्रम ये होता है। पर हिंदी ने क्या किया है? मूल को लिया है पहले, और मूल के बाद उसी का जो दीर्घ है वो लिया बाद में, और फिर लिया संयुक्त को। रखने का क्रम है ना वर्णमाला में, वो वाला। और इसमें भी क्या कर रखा है कि मूल में भी शुद्ध को लिया पहले, अशुद्ध को लिया बाद में। भाई एक अशुद्ध आ गई है तो शुद्ध के साथ नहीं रखा, उसे शुद्ध को बाद में रखा, इसलिए अ, ई, उ और री अशुद्ध है, इससे बाद में रखा है। और ये हमारे पास में आई नहीं है, हमारे पास में आई नहीं है। तो वर्णमाला जो क्रम होता है हमारा यही चलेगा। पर ये 2 शुद्ध है, 3 शुद्ध है, तीनों को पहले रखा, एक अशुद्ध उसको हमने बाद में रख लिया, वर्णमाला क्रम है, ताकि जब हटे तो बीच में क्रम वहीं से हटे वो। इस देखो 12 कड़ी में री नहीं आती है, पढ़ते 12 कड़ी, 12 कड़ी में री नहीं आती, 12 कड़ी में केवल शुद्ध चलते हैं सब, अशुद्ध के लिए 12 कड़ी में कोई स्थान नहीं है। 12 कड़ी में कोई अशुद्ध वर्ण के लिए स्थान नहीं है, वहां पर है नहीं है। इस देखो 12 कड़ी में अंग और यह की 12 कड़ी भी नहीं बनती है, कवर के पांचों, चौवर के पांचों की 12 कड़ी ही नहीं बनाते हम, उसका प्रयोग ही नहीं होता 12 कड़ी में, और री का प्रयोग भी नहीं होता है। तो 12 कड़ी की परिभाषा क्या बनती है? री को छोड़ और अंग अह को जोड़, क्योंकि अनुस्वार और विसर्ग को हम स्वर के साथ लिखते हैं, ये हमारी परंपरा रही है। तो री को छोड़ अंग अह को जोड़, तो हिंदी वर्णों की संख्या कितनी है? ये स्वर कितने हिंदी में? देखिए हिंदी में स्वर है 11, छोड़ेंगे किसको हम? री को, तो कितने बचेंगे पीछे? 10। तो री को छोड़ दिया, इन 10 को जोड़ दिया साथ में, और अंग अह कितने जोड़ दिए? 2, कितने होते हैं? 12। 12 खड़ी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 12 खड़ी पाई बनती है, मतलब खड़ी पाई है उसी के आधार पर इसको 12 खड़ी बोला गया है, ठीक है। यानी 12 पंक्तियां बनेगी खड़ी। भाई खड़ी का मतलब एक ऊपर से लिखना शुरू करोगे तो 12 खड़ी पंक्तियां बनेगी, ऐसे सब समान बनेगी, इसलिए इसका नाम ही 12 खड़ी बोल रखा हमने। यानी री को छोड़ अंग अ को जोड़, स्वरों का व्यंजनों के साथ लिखित रूप 12 खड़ी कहलाता है। ये 12 खड़ी परिभाषा ही बनती है। तो 12 खड़ी में कहीं भी री नहीं लाते, क्यों? 12 खड़ी पूरी शुद्ध चलती है। 12 खड़ी पढ़ने का मतलब है भाषा भी 12 खड़ी पढ़ लोगे ना, भाषा पूरी आ जाएगी उसमें, वर्णमाला पूरी जाती है उसमें, एक ही वर्ण नहीं छोड़ता वो, कि वो शुद्धता के रूप में चलती है। तो संस्कृत में आपके सामने लृदन आकृति और लाकृति मिल सकता है, तो आपको ध्यान, यदि प्रश्न आपके पास आ भी गया ना, उस रीड करना पड़ेगा, क्यों यण संधि के नियम में लृ भी आता है वहां पर संस्कृत में, पर हमारे यहाँ पर है नहीं, हमारे एक ही है। तो आप इसको यहीं पर लिख दो, यण संधि मैं नहीं पढ़ूंगा कि लृदन आकृति बराबर लाकृति यण संधि का उदाहरण है, परंतु संस्कृत व्याकरण का है।
और लिख लो भाई, दोबारा कहीं पढ़ोगे तो समझ में आना चाहिए आपके, नहीं मुझसे प्रश्न करोगे आप तो यहीं पर लिख दीजिए नीचे, कॉस्ट में लिख देना आप, या नोट जो भी है, लिख देना आकृति बराबर लाकृति। यण संधि का उदाहरण है जो संस्कृत व्याकरण का है, यण संधि का उदाहरण है कॉमा जो संस्कृत व्याकरण का है, संस्कृत व्याकरण का है। हिंदी का उदाहरण नहीं है, हिंदी व्याकरण का उदाहरण नहीं है, हिंदी व्याकरण का उदाहरण नहीं है। हिंदी व्याकरण का नहीं है। ठीक है, ठीक, इसके बाद आगे बढ़िएगा, एक कथन लिखिएगा आप, एक कथन लिखना है यहां पर, कथन दो लिखेंगे, एक और दो, तो एक लिखिए ऊपर। पहला कथन, दीर्घ स्वरों का प्रयोग दीर्घ संधि में किया जाता है, दीर्घ स्वरों का प्रयोग दीर्घ संधि में किया जाता है। कथन सही है। दूसरा कथन, दीर्घ स्वरों का प्रयोग दीर्घ संधि में किया जाता है। दूसरा, संयुक्त स्वरों का प्रयोग गुण और वृद्धि संधि में किया जाता है, गुण और वृद्धि संधि में किया जाता है। गुण और वृद्धि संधि में किया जाता है। हो गया। अब आइए, पहला आधार था हमारा व्युत्पत्ति के आधार पर, दूसरा लिखिएगा यहां पर, यानी अगला है हमारा जाति के आधार पर। जाति के आधार पर, यह हमारा इन वर्णमाला पढ़ने का मतलब है कि हमारी जो आगे व्याकरण चलेगी उसमें दिक्कत नहीं हो, उसमें सिक्का क्या उपयोगिता है वो आएगी। देखिए, जाति का अर्थ है वर्ण, जाति का अर्थ होता है वर्ण, ये वर्ण, जाति का अर्थ होता है वर्ण। आप पढ़ते हो वर्ण व्यवस्था, पढ़ते हो क्या क्या है वर्ण व्यवस्था में? वर्ण व्यवस्था में कौन कौन आता है? क्षत्रिय, नहीं ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और चार ही है। ब्राह्मण को सिर, ब्राह्मण है, भुजाएं क्षत्रिय है, और वैश्य, हाँ, जांग, पेट, ठीक है, और शूद्र पैर, पैरों से जो कुचला जाए उसको पद दलित बोलते हैं। और पद दलित में कौन आता है? शूद्र, शूद्र कौन? मजदूर वर्ग। ध्यान रखिएगा, वर्तमान परिदृश्य में जो मजदूर वर्ग है उसको पद दलित बोलते हैं। अब पद दलित ऐसा नहीं है कि भाई आईएएस बनाओ क्या पद दलित है, कहीं क्या पद दलित है भाई? भाई पद दलित कैसे हुआ? आपकी औकात जानते हो आप? एक आईपीएस कहता है मैं पद दलित हूं भाई, अरे पद दलित कैसे हुए? मैं पद दलित समाज से हूं, ठीक है, आपका कहना बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब है आपकी समाज में जो भी है वो मजदूर वर्ग के लेवल के लोग हैं। आप ये कैसे, पर खुद को पद दलित नहीं बोलते आप? कई बार ऐसा सुनते हो आप, सुनते हो ना? तो पद दलित मतलब जो मजदूर वर्ग का होता है उसको बोलते हैं। आज के प्रदेश में बता रहा हूं, जो मजदूर वर्ग का व्यक्ति है वो आपके पद दलित की श्रेणी में आता है।
वो चाहे किसी कास्ट में हो, आपके चाहे किसी कास्ट में हो सकता है, ठीक है, वो ब्राह्मण हो सकता है, ठीक है, वो जाट हो सकता है, वो राजपूत हो सकता है, वो बिश्नोई हो सकता है, वो यादव हो सकता है, वो माली हो सकता है, जो मजदूर वर्ग का है, जिसको उसी की कास्ट वाले भी मजदूरी से काम लेते हैं, एक काम कर रहे, क्या आप अपने बराबर के व्यक्ति को ऐसा बोल सकते हो? आप खुद देखिए, बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। उसे क्यों बोलते हैं? तो मजदूरी कर रहा वो दलित की श्रेणी में है। और दलित नहीं बोलते, पर पद दलित, जिसको कुचला जाए, जिसको कोई जो आए मर्जी के मालिक बोल के चला जाए, वो इस श्रेणी में आता है। तो वर्ण जो व्यवस्था जो हमारी जो वो है, वो यहां पर नहीं है। हमारी वर्ण व्यवस्था कौन सी है? यहां वर्ण का मतलब क्या है? जाति। जाति के आधार पर स्वर है, नहीं, वर्ण का मतलब यहां पर ये स्वर व्यंजन नहीं है, या वर्ण का मतलब जाति है, बोलते हैं ना वर्ण व्यवस्था, उस तरह। तो स्वरों की भी हमने दो जाति कर रखी है, स्वर है इनकी भी हमने दो जाति कर रखी है। तो आगे लिखिए, इस आधार पर स्वर दो प्रकार के हैं। इस आधार पर स्वर दो प्रकार के हैं। पहला प्रकार है वो है सवर्ण, यानी सजातीय स्वर। और दूसरा प्रकार है वो है असवर्ण, विजातीय स्वर। विजातीय स्वर। तो लिखा सवर्ण यानी सजातीय, असवर्ण यानी विजातीय स्वर। तो लिखिए इसमें जो, लिखिए जिन स्वरों का उच्चारण स्थान एवं प्रयत्न समान है, जिन स्वरों का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान एवं प्रयत्न समान है, कौमा, वे सवर्ण स्वर हैं, यानी सवर्ण कहलाते हैं, वे सवर्ण स्वर कहलाते हैं, वे सवर्ण स्वर कहलाते हैं, कौमा इन्हें, कौमा इन्हें, या सवर्ण स्वर कहलाते हैं, पूर्ण विराम लिखना, पूर्ण विराम, इन्हें सजातीय स्वर, इन्हें सजातीय स्वर, सजातीय स्वर और समान स्वर भी कहते हैं, सजातीय स्वर और समान स्वर भी कहते हैं। तो सजातीय, सवर्ण और समान सब एक ही नाम है। इन्हें सजातीय स्वर और समान स्वर भी कहते हैं, कॉमा जो है डैश, जो है और डैश लगा दीजिए आप। सामने लिखिए, जिन स्वरों का उच्चारण स्थान और प्रयत्न, जिन स्वरों का उच्चारण स्थान और प्रयत्न, जिन स्वरों का उच्चारण स्थान और प्रयत्न भिन्न है, कौमा वे असवर्ण स्वर कहलाते हैं, वे असवर्ण स्वर कहलाते हैं। वे असवर्ण स्वर कहलाते हैं। इन्हें, पूर्ण विराम, इन्हें विजातीय स्वर, इन्हें विजातीय स्वर, असमान स्वर
इन्हें विजातीय स्वर, असमान स्वर और भिन्न स्वर भी कहा जाता है। इन्हें विजातीय स्वर, असमान स्वर और भिन्न स्वर भी कहा जाता है। तो अब संधि पढ़ते होगे कि भिन्न स्वर कौन सा है, असमान कौन सा है, वे आपको ये सब काम आएंगे आगे, ये सब आगे काम आते हैं। कहा जाता है कॉमा जो है डैश। तो यहां पर जो आप लेते हो अ के सामने यदि अ है, नहीं आ है, अ और आ ये दोनों समान स्वर कहलाते हैं। तो कोई भी आए इनके आमने सामने संधि बनती है कि सवर्ण स्वरों का योग है वो दीर्घ संधि में होता है, और दोनों में से कोई है दीर्घ रूप बनता है। तो दीर्घ संधि में दीर्घ स्वर तो काम आते हैं, पर सूत्र लगता है सवर्ण स्वरों का। भाई देखिए हम जो कहते, हमने पीछे एक कथन पढ़ा था कि दीर्घ स्वर जो है वो दीर्घ संधि में आते हैं। ये किस में आएंगे? दीर्घ संधि में। पर संयोग जो है वो किसका होगा? सवर्ण का होता है। सवर्ण का मतलब अ के सामने चाहे अ आए, अ के सामने चाहे आ आए, कोई आए, क्योंकि ये समान जाति के दोनों। सवर्ण स्वरों का दीर्घण होता है, सवर्ण स्वरों का दीर्घण होता है, चाहे वो मूल हो चाहे दीर्घ हो। समझ गया? मूल या दीर्घ चाहे कोई भी हो वो, पर वो सवर्ण होना चाहिए। और ई छोटी और ई बड़ी दोनों बीच में प्लस में लगाना। यहां पर ये प्लस का सूत्र नहीं है, ये हाइपन का मतलब दोनों अलग अलग है दोनों, पर दोनों समान जाति है। देखिए दोनों अलग है, दोनों की जाति समान है। और ऊ दोनों अलग स्वर है, तभी तो क्या दोनों एक ही है। एक है तो फिर गिनती 11 क्यों कर रहे हैं? 3 कम कर दो, इनकी गिनती अलग कर रहे हो तो स्वर दोनों अलग है, पर एक ही जाति के इसलिए एक साथ पढ़ते हैं इनको हमेशा। ये 3 ही है। संस्कृत में था कौन सा? री के सामने, देखिए ये री है और री के सामने री। एक और था संस्कृत में कौन सा? ली के सामने ली। ये रहे होंगे संस्कृत में, पर हमारे यहां पर नहीं है, तो इन्हें अलग से आप पढ़ सकते हो कि ये हमारे यहां पर नहीं है। कितने बचे? 3 ही बचे, 3 ही बचे वही है। और यहां पर आते हैं बिन है। बिन का मतलब अ के सामने ई और अ के सामने उ, और अ के सामने क्या जाए? री आती है, री गुण संधि में आती है। अ री बराबर अर बनता है, बनता है। और ये उल्टे भी हो जाएंगे, ई के सामने अ कर दो। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? ऐसा क्यों करूं? वो ऊपर पड़ा ना, उसको उल्टा उल्टा, इसको उसी को उल्टा कर दो, वो तो घूम सकते, प्लस नहीं है बीच में, ये घूम सकते हैं। पर मैं यहां पर ये कर सकता हूं, अ के साथ में ऊ कर सकता हूं यहां पर। फिर मैं ई के साथ में री कर सकता हूं, यहां पर कर सकता हूं। ऊ के साथ में री कर सकता हूं मैं यहां पर, कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकता हूं कि ई के सामने मैं यहां पर री कर सकता हूं और ऊ के सामने री कर सकता हूं। बाकी सब आगे देख लो। परस्पर इधर वाला उधर भेजोगे तो ये जुड़ा आपको आपको मानना होगा। ये वाले हैं, क्या उनको हम लेंगे यहां से? इनको हम नहीं लेंगे यहां से, वहां से वो उधर वाला नहीं आएगा। अच्छा, जहां पर अ आ गया ऑटोमेटिक वहां पर क्या आता है? आ आता है साथ में। भाई जहां पर अ है वहां पर आ क्यों मानते हैं? वो समान जाति का तो है। भाई जहां पर अ आएगा चाहे आ आएगा, दोनों एक ही जाति के हैं, चाहे बोले अ चाहे आ जाए। तो सूत्र में लिखना चाहो तो इसके विकल्प में आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आ के सामने ई आए तो भी यही रहेगा, तो फिर आ के सामने बड़ी करो तो बनता रहेगा। इसे बोलते हैं भिन्न जाति की। एक बार हम इतने से पढ़ते हैं और हम कहते हैं कि इसके बाद में जो मिले वो क्या होगा? भिन्न जाति का, मतलब समान नहीं होना चाहिए। से सब भिन्न जाति के, तो हम यहां लिख सकते हैं से सब, जो भी है आपका वो इस रूप में आएगा। तो अब यहां पर ध्यान रखना, सवर्ण स्वरों का प्रयोग तो होता है दीर्घ संधि में, और दीर्घ को छोड़ यानी असवर्ण स्वरों का दीर्घ को छोड़ से सब संधियां होता है। स्वर संधि 5 प्रकार की है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयधि संधि। 5 प्रकार की संधि में सवर्ण स्वर का प्रयोग होता है वो एक ही संधि में होता है, दीर्घ में। फिर एक दीर्घ को छोड़ शेष 5 चारों में असवर्ण स्वर का प्रयोग होता है कि अधन ई बराबर हम जानते हैं ए बनता है, और अधन उ बराबर ओ बनता है, गुण बनता है। और इन्हीं को वृद्धि कर दे तो
भाई इन्हीं की वर्दी कर दे तो आई और औ किस में आ जाएंगे? वर्दी संधि में। और अ के सामने, अच्छा, ई के सामने मैं अ ले तो यण बन जाएगी। ऊ के सामने अ ले यण बन जाएगी। री के सामने मैं यदि अ ले तो भी क्या बन जाएगी? यण। इधर से जोड़ूंगा तो गुण वृद्धि है, और इधर से जोड़ लूंगा तो यण हो जाएगी। कौन हो जाएगी? यण। और ए और आई आ जाएंगे, ओ और औ हो जाएंगे तो अयदि बन जाएंगी। तो ये भिन्न वाले सारे सब उन संधियों में। बाकी हम संधि पढ़ेंगे तो इन सूत्रों को परिभाषक तौर पढ़ेंगे, स्वर संधि की परिभाषा पढ़ेंगे। मैं सबकी एक परिभाषा एक साथ पढ़ूंगा आपको मैं, ऐसे अलग अलग पार्ट में नहीं पढ़ाऊंगा। अलग अलग पार्ट में समझ में नहीं आएगी, वो एक साथ पढ़ेंगे तभी सारी समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर आप लिख लो एक बार इसे। वही एक लिखिएगा यहाँ पर, कथन लिखिएगा, सीधा एक ही है। देखिए, सवर्ण स्वर का प्रयोग दीर्घ संधि में सवर्ण, ये लिखे हो ना सवर्ण, ये रहा। सवर्ण स्वरों का प्रयोग दीर्घ संधि में, दीर्घ संधि में किया जाता है। सवर्ण स्वरों का प्रयोग दीर्घ संधि में किया जाता है, और शेष वर्णों का प्रयोग, नहीं, असवर्ण स्वरों का प्रयोग और असवर्ण स्वरों का प्रयोग गुण, असवर्ण स्वरों का प्रयोग गुण, कॉमा वृद्धि, कॉमा यण तथा अयादि संधियों में किया जाता है। संधियों में किया जाता है। संधियों में किया जाता है। ठीक है, तो अभी वर्णमाला है, एक दो क्लास में और वर्णमाला चलेगी हमारी। उसके बाद हम टॉपिक पर, विषय प्रवेश करेंगे शब्द रचना में, जहां से आपकी सिलेबस शुरू होता है। थोड़ा बेसिक पढ़ना पड़ेगा एक दो दिन और। इस बेसिक, अच्छा ये बेसिक आप किसी को पढ़ाओगे तो किसी को पता नहीं पढ़ने वाला है। ये केवल आपकी समझ के लिए है कि हम आगे पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं, मैं बोलूं और आपके पल्ले नहीं पड़े चीजें, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलो आज की धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो।